सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज चंदानी और ये है एपिसोड 2 मेरे पॉडकास्ट चैनल का। और अगर अभी तक आपने मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ, वहां पर YouTube पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन जरूर रिंग कर देना। तो दोस्तों, आज जो हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हैं उनको आप सबने फॉर श्योर किसी ना किसी न्यूज चैनल में जरूर देखा होगा, क्योंकि प्रयागराज में हुए महाकुंभ में सब जगह उनको एक बहुत बड़ी ख्याति मिली एक साध्वी की। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको आज की हमारी स्पेशल गेस्ट से, जो अपनी जर्नी बताएंगी कि उन्होंने कैसे एक एंकर, एक फेम वाली लाइफ छोड़ के एक सनातनी धर्म या एक सनातन की तरफ अपने आप को मूव ऑन किया। तो बुलाता हूं हमारी आज की गेस्ट सनातनी हर्षा रिच्छारिया को। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच पंकज जी मुझे बुलाने के लिए। आपने मुझे बुलाया और सबसे बड़ी बात कि आपके शो के माध्यम से आज जो बातें होने वाली हैं और लोगों को जो कुछ जानने को मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा हम दोनों के लिए मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैंने आपको देखा है, आपके YouTube चैनल को देखा है, आपके Instagram चैनल को देखा है, जहाँ पर आप एक ट्रैवलर, एक एंकर, एक एक्टर और एक ऐसी लाइफ से आती हैं जो कि एक बहुत ही फेमफुल लाइफ है। और अब मैं आपको देख रहा हूँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म वे में। मैंने जब आपको फॉलो करना शुरू किया तब एक दूसरी हर्षा थी और आज एक दूसरी हर्षा है। तो कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या आप इस जर्नी को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरी जो लाइफ रही है ना, पास्ट इतने जो टाइम मैंने दिया है बॉलीवुड को भी, मैंने इवेंट इंडस्ट्री को भी, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुझे ये लगता था स्कूल टाइम में, मुझे ये लगता था कि मैं शायद एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुई हूँ। देन उसके बाद सडनली मेरी एंट्री हुई इवेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर। तो मुझे लगा मुझे एंकरिंग ही करना है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस लाइफ में ना। तो आपको क्या चाहिए? आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको फेम भी मिल रहा है, आपको सिर्फ बोलने का पैसा मिल रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इतने सालों से उसको किया एंड ऊपर वाले की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से मैंने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया बहुत शोज़ किए हैं। देन आपकी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे क्लिक होते हैं जहाँ से आपकी लाइफ पूरी टर्न हो जाती है और वो इतना ज़्यादा चेंज कर देती है कि कभी कभी राजा भी अपना सब कुछ त्याग के फकीर बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो सबकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है। तो वो ट्रिगर आप बताना चाहोगे या? मैं कर रही थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी एंड उसके बाद मैं इवेंट इंडस्ट्री, फिर मैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ एंकर्स ने हमारे इवेंट इंडस्ट्री को बहुत ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि कुछ अगर 100 में से 10 लोग भी अगर ख़राब है ना, तो बाकी जो 90 करने वाले हैं लोग उनको उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि शायद ये भी वैसी ही होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अब ये छोड़ देते, क्योंकि मैं ना ज़्यादा किसी को मैं जी हुजूरी करने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं किसी के हाथ पैर जोड़ के काम नहीं ले सकती हूँ। मेरा सीधा लाइफ का फंडा है, आपको करवाना है करवाओ, नहीं करवाना कोई बात नहीं। तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए मुंबई भी रही, मैंने एक्टिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन मुंबई तो फिर हमारी इवेंट इंडस्ट्री का भी बाप है, जहाँ पे कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पे मेरे कुछ स्यापे हुए, कुछ लोगों से पंगे भी हुए। तो फिर से आपका नाता मेरे ख्याल से बहुत पुराना है, नया नहीं है। नहीं, पंगों से मेरा नाता आई थिंक 10 साल पुराना। तो मुझे याद है, मैंने पहले, मतलब अभी तो मैं बहुत शांत स्वभाव की हो गई अकॉर्डिंग टू मी। रील्स को देख के लगता नहीं है आपकी। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे, मेरी फैमिली के हिसाब से पूछोगे, मैं अभी बहुत शांत नेचर की हूँ। पहले मेरा ये नेचर था, मतलब 2017 तक मैं बात नहीं करती थी। बात तो मैं करती नहीं थी, मैं बात में एनर्जी वेस्ट नहीं करती थी। मुझे अगर किसी का कुछ बुरा लगा, इवन बुरा लगना भी छोड़ो, अगर मुझे ये लगा कि ये सामने बंदा बैठा है, ये मुझे गलत तरीके से घूर रहा, मैं उठ के पहले थप्पड़ जड़ती थी। फिर उसको बोलती थी अब तू सोच ये थप्पड़ तुझे क्यों पड़ा है। मैं ऐसी इंसान थी। तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा हो गया, एक को मैंने कुछ ज़्यादा मार दिया, मुझ पे कुछ केस बन गए, तो मैंने कहा यार अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद मुंबई में पंगे हुए, तो मैंने कहा नहीं, मैं
इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को लाइक बटरिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ सकती हूँ। मैं अगर सही हूँ तो मैं किसी के आगे नहीं झुक सकती हूँ। मेरे पापा ने मुझे वो सिखाया ही नहीं, और मेरा बर्थ जो है वो झांसी बुंदेलखंड का है यार, हमारे खून में है ही नहीं ये सब। तो फिर मैंने सडनली मेरी लाइफ में कुछ ऐसे हुए, जैसे 2020 में जो कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, वहाँ से मुझे माइग्रेन के अटैक आए। देन 2022 में मैंने काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस बेयर किए, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। एंड 2023 वो मेरे लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वाला टाइम था, कि जब मैं साइकियाट्रिस्ट की दवाइयों पे आ चुकी थी। मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। वहाँ से मैं बहुत चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। मतलब मैं आज कह सकती हूँ कि अगर आपके सामने जिंदा हर्षा बैठी है तो उसको महादेव ने ही संभाला है। तो अब जब उन्होंने इतना किया है तो फिर मैं तो उन्हीं के रास्ते पे चलूँगी। एंड देन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो सुकून मुझे आज यहाँ पहाड़ों पे रह के, मंदिरों में जाके, भजन कीर्तन करके, साधु संतों के साथ बैठ के, जो सुकून मुझे इसमें मिल रहा है, जिसकी मैं सालों से तलाश कर रही थी, वो मुझे उसमें नहीं मिल रहा था। वहाँ पे फेम मिल रहा था, वहाँ पे पैसा मिल रहा था, वहाँ पे बहुत मीडिया मिल रही थी, सब कुछ था। बट कहते हैं ना कि लाइफ में हमेशा सब कुछ पैसा नहीं होता है। एट द एंड आपको अपने मन का सुकून ढूंढना होता है। और आज 6-7 साल हो गए कि मुझे याद है, मैं 6-7 सालों से भटक रही थी। मैं कितने साधु संतों के पास गई, सिर्फ मेरा एक सवाल होता था कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे मेरा गुरु कब मिलेगा। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे गुरु क्यों चाहिए, क्यों ढूंढ रही हूँ, कौन है मेरा गुरु, गुरु ढूंढ के मैं करूँगी क्या, मुझे नहीं पता था। बट मेरा एक सवाल था कि मुझे गुरु चाहिए, मेरा गुरु मुझे कब मिलेगा। तो ये मेरी जर्नी रही है लाइफ की। गुरु की तलाश में आप बाबा तक पहुंची, या पहले से फॉलो करती हैं? नहीं, या बाबा कुछ मतलब आपको ऐसा लगा कि मुझे अब जो गुरु की तलाश है वो यहाँ जाके पूरी होती है? गुरु, मैं महादेव को जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मी ने मुझे हथेली पे महादेव दिए थे। शिवलिंग दी थी एक काली मिट्टी की। तो उस दिन मैं बहुत रो रही थी और मम्मी ने बोला था कि ये तुम्हारे पिता हैं। अच्छा। और तुम्हें जो चाहिए ना, जो शिकायतें हैं, जो भी बात है, तुम इनसे बोलो। 5 साल की एक लड़की को। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बात को ना, वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि ये मेरे पिता है, मुझे जो बोलना है इनसे बोलना है। तो अब जो कुछ भी होता है, तब से लाइफ में ये मेरी आदत बन चुकी है कि मेरा जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, मैं पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ। बुरा हुआ तो ये भी आपकी वजह से हुआ, अच्छा हुआ तो भी आपकी वजह से हुआ, और कुछ नहीं हो रहा है तो भी आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये करवा के दो मुझे। तो मेरा एक माँ बेटे का या बेटी और पिता का जो रिश्ता होता है वो मेरा उनके साथ है, कि मैं उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, रोती हूँ, हंसती हूँ, सब उनके साथ रहता है मेरा। मैं किसी और को कोई मौका ही नहीं देती हूँ। तो जैसे मैं देख रहा था कि ओपनली आप बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, ओपनली आप बहुत सारे अपने व्यूज़ रखती हैं और बिल्कुल नहीं डरती किसी से। तो ये चेंज, मतलब आपको इस कॉन्फिडेंस इसी से आया कि आप ये मानती हैं कि महादेव आपके साथ हैं? हाँ, एक्चुअली 2019-20 में मेरा भाई जो है, आई थिंक 1920, तो मेरा भाई ना जिस रास्ते पे आज मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे वो निकल गया था। अच्छा। ठीक है। तो मैं बहुत डरती थी। मैं उसको समझाती थी कि देख, ये सब मत कर, और घर का एक लौता बेटा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, देखो कल को कुछ हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप अपने धर्म के रास्ते पे चलते हो ना, आप भले ही सही हो लेकिन दूसरे कौम की नजर में आप सही नहीं हो, तो वहां पे दिक्कतें जाती है। मैंने उसको लड़ के सुना के उसको वहां से हटाया, उसको वापस तो अपना काम कर भाई, जॉब कर और मतलब सिंपल जिंदगी जी। अब जब मैं खुद उस रास्ते पे हूँ और मुझे बोलने में डर नहीं लगता। अगर कोई चीज़ है विद प्रूफ है, मैं अपने व्यूज़ ओपनली रखती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि किसको बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं एक फैक्ट बोल रही हूँ, एक हकीकत बोल रही हूँ।
ठीक है। और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, बिकॉज नो डाउट मम्मी पापा कभी बिल्कुल, कभी बिल्कुल। डरते हैं, Right. क्योंकि मैं एक लड़की हूँ बिल्कुल। और मैं अकेले मोस्टली ट्रैवल करती हूँ, तो मम्मी पापा को डर लगता है। बट उनको ये है कि हाँ, उनकी बेटी जो कर रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। बिल्कुल। और अगर मेरी फैमिली को पता है मैं क्या कर रही हूँ, महादेव मेरे साथ, मेरे पिता खड़े हुए हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर खड़े हुए हैं, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे जरा सी भी खरोच दे जाए। ये मेरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैं काफी सारे कमेंट्स भी आपके पढ़ रहा था, काफी सारे ट्रोल्स हुए हैं इस मत चीज़ को पढ़ा लेके। करो, मैं भी नहीं पढ़ती। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज अगर अच्छी आती है उसके साथ बहुत सारी बुरी चीजें भी ऐसी आती हैं। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था, मतलब लोगों के काफी एक अच्छे भक्त के लिए भी, एक सच्चे भक्त के लिए भी बहुत नेगेटिव व्यूज हैं, तो उनको कैसे मतलब आप हैंडल करते हो या क्या? मैं मई में अभी जब केदारनाथ जी के जी। पट खुले थे, उससे पहले तक मैं जो कुछ भी पोस्ट करती थी सोशल मीडिया पे, मैं हर इंसान के कमेंट पढ़ती थी। जी। कुछ लोगों को रिप्लाई करती थी, कुछ लोगों को नहीं करती थी। बट जब केदारनाथ जी के पट खुले, जी, मैं वहां पे थी, वहाँ कुछ हुआ था वहां पे डमरू बजे, वहां पे Right, ढोल right. बजे, वहां पे लोक नृत्य हुए उत्तराखंडी, वहां पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो भी आए हुए थे। ठीक है, तो वहां पे अच्छा कार्यक्रम हुआ, हो गया। हम लोगों ने वीडियोस सोशल मीडिया पे डाले। पोस्ट कर दी। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक कोई सो कॉल्ड एंकर है जी। उत्तराखंड की, जो टीआरपी के लिए वही जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही होती है उसकी वो पूरी कहानी बना के उसको अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डालती है। ओके। उसने ये देखा कि भैया ये अभी मामला गर्म है, हाँ। ठीक है, तो उसने मेरे वीडियोस और जो वो डमरू बजा रहे थे जी। उस ग्रुप के वीडियोस, ढोल वालों के वीडियोस सबके बना के अपना पूरा एक न्यूज कंटेंट बना के तैयार कर उसको लिया पूरा। पोस्ट किया, और धड़ाधड़ उसने आई थिंक 15-20 वीडियोस बनाए उस पे। और मुझे तो वो टीवी तक पे ले गई, तो विच इज गुड फॉर मी। तो फिर उसने बोला कि ये लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, ये अपने सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए ये सब करते हैं, हमारे पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पहाड़ों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, ये जो तबाही आई थी 2013 में ये इसी वजह से आई थी, ब्ला 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 ब्ला। आई वाज लाइक, ठीक है भाई साहब, ये जो एक दिन का ढोल बजा है, एक दिन का डमरू बजा है, इससे आपके पहाड़ों को नुकसान पहुंचा है। जो बाकी महीने जब तक केदारनाथ जी के पट खुले रहते हैं, बाकी महीने वहां पे लाइक जो कुछ भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, अभी आप देखोगे कंस्ट्रक्शन इतना तेजी पे हो रहा है, जबकि केदारनाथ जी धाम के पास, मंदिर के आसपास इतने कंस्ट्रक्शन की, इतने डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। इससे जब आप पूरे टाइम उसको ड्रिलिंग करते रहेंगे, आपकी जेसीबी चलती रहेगी, उससे पहाड़ों को नुकसान है, क्योंकि उससे वाइब्रेशन पैदा होता है जो बाद में बारिश के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे वो अपना रिजल्ट दिखाता है। जो वहां पे मीट नॉनवेज सप्लाई हो रहा है, जो वहां पे दारू सप्लाई हो रही है, इस पे रोक लगाने की जरूरत है। आपके एक दिन के ढोल बजने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक ढोल तो जब वेलकम होता है केदारनाथ धाम जी पे, मंदिर बाबा का जब वेलकम होता है तो ढोल हर साल ही बजते हैं, और हर साल बिल्कुल, इस तरीके से ही वेलकम होता है, शोर शराबे से। ये हर साल हो रहा था, तो फिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि सडनली मतलब वो चीज इतनी हाईलाइट हो गई, या उसको इतना ज्यादा? अब मुझे नहीं पता कि इस साल क्यों कैसे हुआ। मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को वायरल करना था, वो लोग चाहते थे मैं वायरल हो जाऊं, तो उन लोगों ने मुझे कर दिया। बाकी फिर उसके बाद जो कुछ भी उत्तराखंड के स्पेशली लोगों ने मेरे वीडियोस पे बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, बहुत गंदे गंदे, जो मुझे कभी लाइफ में एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। और मेरी गलती क्या थी कि मैं वहां पे ढोल पे डांस कर रही थी, मैं भजनों पे डांस कर रही थी, एक का वो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो बजाने का कुछ था इंस्ट्रूमेंट, हाँ, मैं उसको बजा रही थी, उस पे लेके लोग मेरे मुझे मारने की धमकी देने वाले कमेंट कर रहे हैं, मुझे गाली देने वाले कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्या उसकी जरूरत थी उन लोगों को? नहीं थी। उस वक्त मैं इतना ज्यादा ट्रॉमा में चली गई, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा यार मम्मा मुझसे ये सब नहीं झेल रहा है, और अगर मैं कुछ गलत करूं और फिर मुझे कुछ गलत बोला जाए तो मैं फिर भी बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने गलती की है। मैं सही होके सुन रही हूँ, क्यों सुन रही हूँ मैंने कहा मैं अपना सोशल मीडिया डिलीट कर रही हूँ, मैं नहीं इतना झेल सकती यार। मेरी मम्मी ने मुझे आधा घंटा लेक्चर दिया
कि तुम क्यों डिलीट करोगे, तुम्हें पता है तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी फैमिली को पता है तुम गलत नहीं हो, बाकी बोलने दो ना, लोग तो सबको बोलते हैं, सबको बोलते और जब तक जिस इंसान को बोला नहीं जाएगा वो इंसान ऊपर उठेगा नहीं। मैंने कहा बात तो सही है। तो उससे उस दिन के बाद से मैंने कमेंट पढ़ना ही बंद कर दिया। मेरा जो मन होगा मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी, आपको दिक्कत है आप मत देखो, मत देखिए, मैं तो ऑप्शन है ना, आप स्क्रॉल कर दीजिए, आगे चले जाइए। राइट, आप मुझे ब्लॉक कर दो। राइट, आप मुझे ब्लॉक कर दो ना, आप मुझे देखोगे ना, आप मुझे देखोगे ना, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तो सही कर रही हूँ, दिक्कत आपको है, दिक्कत आपके अंदर है। तो उसके बाद से मेरे जो व्यूज होते हैं हर चीज को लेके, मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो दिखा रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ, वो अपनी जगह पूरी तरह सही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो दिक्कत भाई साहब आपके अंदर है। बिल्कुल। तो ये जो बेपाक तरीके से आप अपने व्यूज रख रही हैं, आपको इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी, आई थिंक हो रही है। जब मुझे उससे प्रॉब्लम हो गई थी, जहां मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं तो आराम से इंजॉय कर रही थी भजन पे, तो अब तो मैं बोल रही हूँ, अब तो मैं खुला बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत बार थ्रेटनिंग आती है, बहुत बार। अभी तो मेरी आईडी को फ्रीज करवा दिया गया है। ओके। तो जो मेरी आईडी आगे बढ़ती जा रही थी, अभी वो वहीं के वहीं रुक गई है। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इसको फ्रीज करवाया गया है, मेरे वीडियोस जाने बंद हो गए, सब चीज़ें। लेकिन ठीक है, हर चीज़ का टाइम आता है। मैं अभी जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अभी आप देखोगे लेटेस्ट में मैंने अपना एक वीडियो डाला अजमेर को लेके। वो वीडियो को लेके बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 1988 से 1992 जो मैंने एक बात उसमें बोली है, वो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। उस टाइम उन 5 सालों में जब एक सरकार थी यहाँ पे, उन 5 सालों में जो हिंदू लड़कियों के साथ दरगाह के मौलवी से लेके एक रिक्शा चलाने वाले तक ने, एक नाई तक ने, जितने मुसलमान थे सब ने एक लड़की के साथ 100 लोगों ने वहां पे रेप किया है, ब्लैकमेल कर करके। और उस लड़की को बोला कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीजें बाहर ना जाएं, लोगों में बदनामी ना हो, तो तुम अपनी दोस्त को लेके आओ। तो उस लड़की ने खुद की बदनामी को बचाने के लिए अपनी दोस्त को उसमें घसीटा, फिर उस लड़की को ऐसे करके उनकी पूरी चेन चली है। अगर आप गूगल करोगे, 250 लड़कियों ने अपने यूनिवर्सिटी की कॉलेज की छत पे, आई थिंक सोफिया कॉलेज, आई एम नॉट श्योर, सोफिया कॉलेज शायद उसका नाम था, उस कॉलेज की छत पे खड़े होके, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसकी छत पे खड़े होके 250 लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के और उस छत से छलांग लगा के अपनी जान दी थी। सीरियसली, मतलब दिस इज नो, मतलब आज तक मैंने कहीं इसको, आप गूगल कीजिए। राइट, मतलब ये, मतलब मैं बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तो उस मूवी का शूट भी किया था अजमेर 92। तो जब मुझे पता चला ना, मेरी रूह कांप गई थी कि आज हम जैसे सुन नहीं सकते, उन लड़कियों ने उसको झेला है, उस मौत को झेला है। और उसमें उस दरगाह की मौलवी से लेके हर इंसान शामिल था, जस्ट बिकॉज उस टाइम दूसरी सरकार थी, उस सरकार में मोस्टली मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने वहीं के वहीं उन बातों को दबा दिया। और हिंदुओं को वही प्रेशर दिया कि भैया आपको अपनी इज्जत प्यारी है, आपको बदनामी नहीं चाहिए, तो चुपचाप यहीं पे रहो जैसे हो। तो सबका एक, कहते हैं ना, समय चक्र घूमता है, काल चक्र घूमता है। उस टाइम पे आपने जो किया, अब बारी है उसको, उसका पूरा भुगतान अपना पूरा जो भी आपने बोया है उस फल को काटना, अब वो हो गया है। आप सोचो कि अभी तो संभल की बात चल रही थी कि संभल में ऐसा हो रहा, संभल में पुलिस गई, संभल में पत्थरबाजी हुई, संभल में हमले हुए। सडनली संभल की न्यूज के बीच एकदम से न्यूज आती है कि अजमेर के अगेंस्ट हो गया है, और कोर्ट ने उसे स्वीकार भी किया कि वहां पे जांच के लिए टीम जाएगी। वो तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो आज हम जो बोल रहे हैं ना, हम बिल्कुल फैक्ट पे, बिल्कुल एक सही तथ्यों के बेसिस पे बोल रहे हैं। मतलब जो बातें हो रही है वो ऐसी नहीं कि सिर्फ आपने हवा में बातें कर दी, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, तथ्यों के साथ वो बातें हैं। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया इंस्टा पे कि मस्जिदों के ऊपर मंदिर, सॉरी, मंदिरों के ऊपर मस्जिद नहीं बने हैं, आपने तो हमारे मस्जिद के ऊपर मंदिर बना लिया है। तो भाई
उन मंदिरों को तोड़ा गया ना जी। आज राम जी को उनके मंदिर से निकाला गया था, कितने साल वो टेंट में रहे हैं, आज जाके उनको मंदिर उनका मिला है, जिस मंदिर के अगले महीने हम पूरे 1 साल की एनिवर्सरी वर्षगांठ कंप्लीट करेंगे। तो अब जाके वो चीजें हो रही है ना, तो हम तो अपनी चीजें वापस ले रहे हैं, हम आपका कुछ भी नहीं छीन रहे हैं। तो अपनी चीज का लेने का हक हर इंसान को है। फिर यहाँ तो बात भगवान की है हम कैसे छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम अगर हर्षा बात करती है तो सिर्फ कम्युनिटी को लेके बात नहीं करती, गलत को लेके बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो मैं बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो। मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मेरे लिए सारे इंसान एक जैसे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वो चाहे मेरी फैमिली होगी, मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरा पार्टनर होगा, मेरा खुद का धर्म होगा, जो गलत है वो गलत है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि गलत वही निकल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि जो कलकत्ता में हुआ शायद वो कम्युनिटी अलग थी या कुछ भी था, तो उनके अगेंस्ट में मैंने बोला था। अलग जो गलत लोग हैं उनके प्रति आपका जो गुस्सा है वो उनके प्रति है। जब कोलकाता वाला कांड हुआ था उस टाइम पे मैं भोपाल में थी और मैंने रैली भी निकलवाई थी, और तो वहां पे एक लड़की के साथ गलत हुआ था, है ना। गलत जिसने किया था, जिन हैवानों ने गलत किया था, वो किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस कास्ट के हैं, कुछ मैटर नहीं करता। वो राक्षस थे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, कोई भी थे, वो राक्षस थे। और एक लड़की के साथ उन्होंने गलत किया था। हर गलत के खिलाफ आपकी आवाज उठनी चाहिए। भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, एक इंसान बना के भेजा है, वरना खाने का और सोने का काम तो जानवर भी कर रहा है। फिर आप में उसमें फर्क क्या रह गया। आज मैं कितने लोगों को देखती हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, कल ही की बात है कि मैं गंगा जी के घाट पे थी और एक लेडी आई, तो वो गंगा जी में हाथ डाल के पत्थर निकाल रही थी। मुद्दा वो नहीं था, वो जूते पहन के गंगा जी में गई, ठीक है। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, मैंने कहा आप ना शूज साइड में उतार दीजिए, फिर आप गंगा जी में चले जाइए, क्योंकि वही गंगा जी का जल लेके लोग अपने घर पे जाते हैं, पूजा में छिड़काव करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, हर चीज करते हैं। उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने कहा अच्छा मुझसे पंगा। मैंने कहा अब तुम गंगा जी में जाके दिखाओ। तो वो मुझे दिखाने के लिए दूसरी बार जूते पहन के और अंदर तक गए। मैंने गाली दे दी उसे, और बहुत चिल्ला के दी मैंने। तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उनसे वो बोलने लगी ये मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। मैंने कहा तुम सो कॉल्ड टूरिस्ट यहाँ आते हो घूमने के लिए, यहाँ पे गंद मचाते हो, तुम्हारे घर में कौन से संस्कार दिए जाते हैं जो तुम्हें ये नहीं पता कि कहीं जाके अगर किसी धार्मिक होली प्लेस पे आप जा रहे हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको इतना नहीं पता। और जब हिंदुओं को ही ये चीज नहीं पता है तो हम गैर लोगों को क्या बताएंगे। बस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना ये जो हम हिंदुओं की कमी है कि हम अपने आप की जो एक हमारी एक वो है एक कम्युनिटी है, वो उसने अपने धर्म को ही पीछे छोड़ दिया। हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते या बाकी लोगों को देखते देखते हम अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारा जो धर्म है, हमारे जो भी चीज़ें उनको भूल चुके हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि हमारे त्रिवेणी घाट पे रोज आप चले जाओ, वहाँ रोज लोकल जो पर्सन होगा जो रोज गंगा जी जाता है अपने जल लेने के लिए, जो अपनी दुकान पे जो जल को छिड़कता है, वो रोज किसी ना किसी टूरिस्ट को बोल रहा भाई कपड़े मत धो, यहाँ पे सर्फ इस्तेमाल मत करो, आप जूते लेके मत जाओ। तो ये इंसिडेंट रोज होता है यहाँ पे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि जो वो गंगा जी ये कहते हैं ना, वो मानो तो बहता पानी नहीं तो गंगा जल है, तो किसी के लिए तो वो गंगा जल है जो अपनी दुकान पे, अपने घर पे, सब जगह उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको पी रहा है। और कुछ लोग इस तरीके से उसका भी मजाक बना रहे हैं या उसका भी कहीं ना कहीं, मुझे आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों की भी कमियां हैं। ये चीज़ मैंने बहुत यहाँ रह के नोटिस किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट से उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। वो टूरिस्ट को इसकी वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि टूरिस्ट आएगा ही आएगा, बिल्कुल, है ना। जिसको आना है वो आएगा ही आएगा। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो। लड़कियां यहाँ पे नीम बीच पे ऋषिकेश में तपोवन में बिकनी पहन के घूम रही हैं, ये गोवा नहीं है, ठीक है। लोकल लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक एक लट लो हाथ में और उनको दूर से ही बोलो
मैं बता रही हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कुछ गलत करने की, बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान को खुद का दिमाग ना हो ना तो उसे लटकी भाषा समझ में आती है। और मैंने जब कुछ वीडियोस देखे और मैं ये बिल्कुल ठान के बैठी हूँ कि मैंने जिस दिन ऐसा देख लिया ना मैं बजा दूंगी, तो तैयार रहने मैं बिल्कुल बजा दूंगी। मैं इतना अपमान तो किसी भी धार्मिक Actually, जगह का लोग नहीं ना बर्दाश्त कर फर्क सकते। करना शायद इतना समझ नहीं रहेगी उनको कि किस धार्मिक स्थल में है या किसी एक वेकेशन डेस्टिनेशन पे है, दोनों को डिफाइन करके उसको कैसे कहाँ पे किस तरीके से वस्त्र पहनने हैं, तो वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से कमी है। ये कमी जो है ना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये कमी हिंदुओं में है, हिंदुओं में। और ये कमी हिंदुओं से ज्यादा ना हर घर के माँ बाप में है। पहले क्या होता था, पहले ना हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, तो उस जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि दादा दादी नाना नानी से गर्मियों की छुट्टी में मिलने जा रहे हैं, मामा मामी सब रिलेटिव्स होते थे, तो दादा दादी ना हमें बहुत कुछ सिखाते थे। बिल्कुल राइट। तब हमें जरूर बातें चुभती थी, आज अगर मुझसे पूछा जाए वो हर एक बात सही सिखाते थे। तो दादा दादी हमें बहुत सारी चीजें, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, धर्म के बारे में हर एक चीज बताते समझाते थे, बचपन से ही कहानियां भगवानों की सुनाते थे। बिल्कुल। फिर हम आ गए न्यूक्लियर फैमिलीज में, क्योंकि लोगों को ग्रो करना था, हम गाँव से सिटी की तरफ आए, फिर सिंगल फैमिलीज हो गए कि भाई इतनी महंगाई के जमाने में सब साथ में नहीं रह सकते हैं। अब उस सिंगल फैमिली में, उस न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ ना कि माँ बाप दोनों के ऊपर कमाने का प्रेशर, पेरेंट्स के ऊपर कमाने का प्रेशर, उसकी वजह से उन्होंने बच्चे को टाइम नहीं दिया। बच्चा जो सीख रहा है या तो स्कूल से सीख रहा है या तो दोस्तों से सीख रहा है। पेरेंट्स को टाइम हुआ तो कभी उनके साथ गेम खेल लिया या सो गए, बस खाना खा लिया, इतनी लाइफ चल रही है, तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? लेकिन आप वही देखोगे कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो पेरेंट्स आजकल ये बड़ा प्राउडली बोल रहे हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहते हैं, हम तो अपने बच्चों के साथ बड़ा ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड बच्चों को साथ में बिठा के दारू पिलाना नहीं होता है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये होता है कि अगर आप पूजा कर रहे हो ना, तो बच्चों को साथ में बिठाओ, उन्हें बताओ कि हम धूप बत्ती क्यों जला रहे हैं, हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान कौन है, ये होता है। लेकिन हम ये सब भूल गए, हम बच्चों को, हमारे पास खुद के ही पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। अभी पहले के टाइम में और अभी के टाइम में आप देखो कि कितने ओल्ड एज होम अब खुल चुके हैं, है ना, कितने ज्यादा खुल चुके हैं। ये इसी का नतीजा है, ये आपकी दी हुई परवरिश आप पर हावी पड़ रही है। बिल्कुल। और अब आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये उनको जो शिक्षा आप दे नहीं पाए ना, ये उसकी गलती है। मेरे को लगता है कहीं हद तक इसमें पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल या जैसे एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का है, वो भी इस तरीके से है कि वो हम लोग, अगर हम बात करें, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं या हम आपस में परिवार की बात करें, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे कि हमें रोज़ मंदिर जाना है। आप अगर मैं सिख कम्युनिटी को अगर मैं देखता हूं, तो क्योंकि मेरा फ्रेंड भी सिख कम्युनिटी से आता है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनको मैं देखता हूं तो उनके हर संडे को उनके पेरेंट्स उनको गुरुद्वारे लेके जाते हैं। उस कम्युनिटी को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, उन्होंने अपने जो उनके संस्कार हैं, उनका जो एक कम्युनिटी है, उनका जो एक विश्वास है ग्रंथ साहब को लेके, वो हर सरदार में आप देखोगे। आप कोई सरदार ऐसा नहीं देखोगे जो कहेगा कि यार मतलब जो ग्रंथ साहब है गुरुद्वारा अच्छा नहीं है, मतलब हमेशा आपको उसको डिवोटेड दिखेगा आपको। तो वो चीज़ शायद हम हिंदुओं में या हम लोगों में वो चीज़ मिसिंग हो गई है। राइट। वो चीज़ करने की जरूरत है। पेरेंट्स को मंदिर ले, आजकल मंदिर हो गए हैं वैकेशन डेस्टिनेशंस, गर्मियों की छुट्टी हो गई, चलो कहाँ चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं। सही बात है, यहाँ चलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मतलब जो ये भगवानों के जो दरबार हैं, भगवानों के जो एक मंदिर जितने भी हैं, वो सब एक डेस्टिनेशन बन चुके हैं वैकेशंस के। अगर हम बच्चों को ये बता ही नहीं रहे हैं कि जो हम वहाँ जा रहे हैं उसका महत्व क्या है, एक दिन में नहीं सीखेगा। एक दिन अगर आप माता के मंदिर चले जाओगे, दर्शन करके वहाँ से पहले तो थका था वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 2 मिनट, मैं 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दे, 30 सेकंड के 5 सेकंड के दर्शन करेगा, वापस आ जाएगा। उससे वो चीज़ डेवलप नहीं हो सकती। वो रोज़ होगी, जब वो रोज़ अपने घर के मंदिर में जाएगा, रोज़ भगवान के मंदिर में जाएगा, चाहे किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी भगवान को माने, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग है, वो बच्चों के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, आजकल देखो ना, अब हर बच्चा जो है डिप्रेशन, कहते हैं डिप्रेशन, मतलब हमें तो हमारी इन्हें पता भी नहीं था डिप्रेशन होता क्या है। राइट। आज आप हर 3rd पर्सन पूछे मतलब डिप्रेशन में चला गया, क्यों चला?
मतलब छोटा छोटा बच्चा कह रहा है मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। अरे 16 साल के बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। भाई Right. किस चीज का किस चीज डिप्रेशन? का? अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू नहीं ये हुई है। वर्ड क्या होता है, मतलब हमें तो पता भी नहीं था, मतलब हम इतना मस्त मौला रहते थे हर टाइम पे। आजकल के बच्चों को, क्योंकि ये मोबाइल, आई थिंक जो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में घुसी है, जो हमारे बच्चों के हाथ में हमने दी है, वो एक बहुत बड़ा उसका फैक्टर है। Right. बच्चे जो देख रहे हैं ना, वो डिप्रेशन वर्ड आया कहाँ से, वही सीख रहे हैं ना, उन्होंने देखा। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि पहले जब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो बच्चा अगर रो रहा है तो उसको दादी संभाल रहे हैं, उसको दादाजी संभाल रहे हैं, बड़े पापा संभाल रहे हैं, चाचा जी संभाल रहे हैं, चाची संभाल रही है, सब संभाल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सिंगल फैमिली हो गई है, तो अब बच्चा अगर रोएगा और मम्मी को काम करना है तो क्या करेंगे? मोबाइल पकड़ा देंगे, क्योंकि मम्मी का वो माइंडसेट बन गया है कि बेटा जब तक ये मोबाइल चलता रहेगा, ये शांत रहेगा, मेरे काम होते रहेंगे। तो ये एक दिक्कत हो गई है सबसे बड़ी। तो आई थिंक इस पे सबको काम करना चाहिए कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में लेके जाएं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं आए। और हमें अगर बदलाव लाना है ना, ठोक ठोक के बताना नहीं पड़ेगा भाई हम हिंदू हैं, हमें भगवान मंदिर जाना है, हमने ये करना है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक नवरात्र के टाइम की बात है, मैं अपने गुरुजी के आश्रम में थी नवरात्र में, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप बताओगे अपनी बेटी को पद्मावती का जौहर जी, तो नहीं बनाएगी वो गैर मजहब में अपना शौहर। बिल्कुल, है ना। तो आप खुद उसको अपना इतिहास बताओ, अपना गौरव करने वाला इतिहास बताओ। सिखों का तो क्या गौरव करने वाला इतिहास है, जिसको आज भी हम सलामी देते हैं, है कि नहीं? तो आप उन्हें अपना गौरवशाली इतिहास बताओगे ना, तो वो किसी और मजहब की तरफ अट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। और वो जब देखेंगे कि हमारे इतिहास में हमारे राजाओं महाराजाओं ने और हमारे भगवानों ने कितने रिस्पेक्ट के साथ अपने पेरेंट्स को हमेशा ट्रीट किया, जब आप उन्हें ये कहानियां सुनाओगे, ये सच्चाइयां बताओगे, तो वो उसी नजर से, उसी रिस्पेक्ट के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बच्चों को हर चीज सिखाएं। आप नहीं सिखाओगे तो बच्चा फिर भटकेगा ना। जब जिस एज में अगर हम नहीं सिखा पाएंगे तो बच्चा इधर उधर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल तो राइट एज पे अगर बच्चों को नहीं सिखाया जाए तो वो इधर उधर भटकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। अब जब मैं छोटी थी, मुझे याद है, मेरी दादी से बड़ा अटैचमेंट था बचपन में, तो मैं महीने भर दादी के पास गांव में रहती थी। तो ये दिसंबर नवंबर के टाइम पे ना कार्तिक का महीना लगता है, पूरा एक महीना लगता है, तो मैं दादी के पास रहती थी। और दादी उस पूरे गांव में ना जितनी भी फीमेल्स की पूजा होती थी वो मेरी दादी करवाती थी, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रोज सुबह 5 बजे उठ के विंटर टाइम में और 6 बजे तक अपने अपने घरों से निकलना और नदी में जाना, नदी में स्नान करना और पूरी पूजा करना, सूर्य देव को अर्घ देना, तो वो सब मैंने बचपन से देखा है। मेरी दादी ने हमेशा हर चीज में इन्वॉल्व रखा। मेरी जो नानी थी उनपे माता गायत्री जी का आशीर्वाद था, तो उनपे दूर दूर से लोग आते थे पूछने के लिए कि हमारा बच्चा खो गया या हमारी चेन खो गई। तो वो पूजा में बैठती थी और वो बता देती थी कि भाई इस तारीख को इतने बजे तुम्हारा बच्चा खुद आ जाएगा, या इस जगह तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने सिर्फ पूजा ही देखी है। मेरे पेरेंट्स थोड़ी कम करने लगे थे, लेकिन मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने जितनी कम पूजा किया ना, उनके हिस्से की सब बोलते हैं कि मैं ही कर रही हूँ अकेले। तो मुझे वो मेरी ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि मैंने उनको देखा है। बिल्कुल। तो वो चीज बहुत मैटर करता है। आपको आज भले ही एक कहते हैं ना कि एक जब वाइफ आती है घर में शादी करके, तो उसको लगता है कि यार सास ससुर के साथ रहना पड़ेगा, बड़ा सर दर्द है, इतने लोगों का खाना, इतने लोगों को देखना। लेकिन आप उसे अपने फ्यूचर के लिए देखोगे ना, तो ये सब कितना जरूरी है, इसकी कोई वैल्यू अभी समझने को ही तैयार नहीं है। और बहुत जल्दी समझेंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे सबकी अगल टिकाने आ रही है। काफी चेंजेस आ भी रहे हैं और लोग इसको समझ भी रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करनी है, या अपने आप को किस तरीके से लेके चलना है। मेरे ख्याल से लड़कियां भी आजकल समझदार हो गई हैं, उनको ये पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं बीच बीच में जब हमें लगता है कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन काफी हद तक हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, होपफुली कर तो रहे हैं। बाकी आप अपना वीडियोस डालते रहिए और बताते रहिए लोगों को बेपाक तरीके से कि क्या सच है और क्या गलत है, मैं क्या अपनी सही है, तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ
और भी बहुत से मैंने लोग देखे, उत्तराखंड के भी मैं काफ़ी लोगों के अभी संपर्क में आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना जुड़ना, सारी चीज़ें ना। तो अभी हम मिल रहे हैं, बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करने भी वाले हैं। तो होपफुली जो होगा समझ, अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने एक यात्रा निकाली है, तो उस यात्रा से इतना समझ में आया कि सोसाइटी अब चेंज होने को तैयार है। वो उस नए चेंज को ना एक्सेप्ट करने को रेडी हो गई है, क्योंकि अब सबको हर चीज समझ में आ रही है। तो अब चेंज होना शुरू हो गया है और अब ये होता जाएगा, अब धीरे धीरे सब बदलेगा। राइट, सब बदलेगा, हम लेके आएंगे बदलाव। यस। तो थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं और पूछते हैं मैम से इनकी हॉबीज के बारे में। वैसे तो जानते ही हैं हम कि ट्रैवल आप बहुत करते हो, ट्रैवलिंग एक हॉबी होने वाली है। तो जो जब एंकरिंग शुरू करी आपने, वहाँ से शुरू करते थोड़ा सा, कैसे हुआ कि मैं एंकर बन सकती हूँ या मैं ये फील्ड में जा सकती हूँ? हमने ये तो सुन लिया कि आप वहाँ से वापस क्यों आए, लेकिन वहाँ क्यों गए या क्या आपको ऐसा लगा? एक्चुअली मैं वहाँ गई नहीं, मुझे वहाँ धकेला गया है। ओके। क्या होता है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होता है ना, उससे आप कितना भी भागो, लेकिन वो घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो। तो एज आई टोल्ड यू कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना था, बट समहाउ कि जैसे ही मैंने 10th के बाद 11th में आई, मैंने मैथ साइंस लिया एयरफोर्स में जाने के लिए। बट 11th में आते ही सबसे पहले मुझे चश्मा लगा। ओके। मेरा वहीं पे सब खत्म हो गया। फिर भी मैंने उम्मीद रखी कि हाँ आई सर्जरी करवा लेंगे एंड ऑल दैट ना। तो फिर उसके बाद मुझे मेरा पहला शो मिला, वो भी ऐसे कि मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि भाई हमारा एक शो है भोपाल के पास और उसमें फीमेल एंकर चाहिए है, हर्षा को बोलो कि वो चल दे, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है। मम्मी ने मुझे पूछा, मैं रेडी हो गई, हाँ हाँ ठीक है। ओके। आंटी ने मुझे बोला कि बेटा तुम रेडी हो जाओ और इस स्टेज पे आ जाओ। बेटा रेडी हो गई, स्टेज पे आ गई। अब मैंने आंटी को बोला कि अब आंटी करना क्या है। मुझे ना एंकर का मतलब पता था और ना एंकरिंग किसे कहते हैं ये पता था। ठीक है। अब आंटी कहते तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा नहीं पता। तो फिर किस्मत से कि वहां पे स्टेज पे एक सीनियर एंकर थे दूरदर्शन के, मेल। आंटी ने मुझे उनसे मिलवाया। फिर मैंने उनसे पूछा, वो पहले बहुत हंसे, बोलता है कि ऐसी लड़की पहली बार देखी जिसे मतलब भी नहीं पता, वो फिर भी करने को आ गई है। फिर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट आई गेस पूरा ब्रीफ किया और आज मेरे साथ जो भी चल रहा है, जितना भी जो एक्सपीरियंस है, जितना भी जो मैंने काम किया है, वो शायद उस 15 से 20 मिनट की ब्रीफिंग के साथ मैंने किया है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन नो डाउट, क्योंकि मैं एक कुछ ज़्यादा ही फ्रेशर थी उस प्रोफेशन के लिए, तो मैंने बहुत सी गलतियां की, गलतियों से मैंने सीखा भी। एंड देन ऐसे करके मैं उस ट्रैक पे आगे निकलती गई। फिर मुझे शोज आते गए, मैं आगे बढ़ती गई। फिर मेरा ये था कि यार भोपाल में तो बहुत कर लिया, मुझे भोपाल से बाहर निकलना है। तो मुझे पहली बार काम मिला था दिल्ली का, और वो भी 15 दिन के लिए। तो नो डाउट एज अ गर्ल आप बाहर निकलते हो, वो भी दिल्ली जाते हो पहली बार, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे फेस की। एंड देन वहाँ से फिर मैं वापस आई, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत काम किया, मैंने ऑल ओवर इंडिया किया। अभी पिछले कुछ सालों से मैं आउट ऑफ इंडिया भी कर रही हूँ। आई थिंक बहुत लंबा करियर रहा है आपका, 16 साल का करियर रहा है आपका, जिसमें आपने आई थिंक बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, बहुत सारे बॉलीवुड शोज़ भी ऐसे किए हैं जहां पर आपने होस्ट किया इस पूरे प्रोग्राम को। हाँ जी। तो मतलब इतनी लाइमलाइट से और बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन होना, हैट्स ऑफ टू यू। अभी मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं किसी को बोलती हूँ कि नहीं यार मैं एंकरिंग ना क्विट करने वाली हूँ, सो सामने वाला मुझे ये टॉन्ट ज़रूर मारता है, इतने लाइमलाइट को छोड़ के, इतने फेम को छोड़ के ना इजी नहीं है इस साइड आना। ये कुछ पल सोचने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता है तुम वापस चली जाओगी उसी फील्ड में। मैंने कहा अगर मुझे जाना होता ना, तो मुझे किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस साइड टर्न हो रही हूँ या मेरे को नहीं करना। मुझे क्या मतलब किसी को सुना के, और कोई सुन के कर क्या लेगा। ये मेरे अंदर का है कि भाई मुझे नहीं करना है, या मुझे क्विट करना है, या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है, या मुझे कुछ और करना है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैंने वो लाइफ जो जी है, वो नो डाउट मेरी लाइफ की बेस्ट लाइफ थी, क्योंकि आज हर्षा रिछारिया ये जो एक नाम की पहचान बनी है गूगल पे या कहीं भी, लोग अगर मुझे जानते हैं तो वो मेरे उस प्रोफेशन की वजह से जानते हैं।
तो वो प्रोफेशन मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और नो डाउट कि मैं उसे 100% कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उसे 90% छोड़ूंगी। 10% मैं जो एक कहता है ना कि बहुत अच्छा, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसको ज़रूर करूंगी। बट अब मुझे चीज़ें चेंज करनी है, अब मुझे धर्म के लिए कुछ करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं साधु संतों के साथ बैठती हूँ, मैं भजन कीर्तन में बैठती हूँ। मतलब मैं मोस्टली, लोगों ने मुझे देखा हुआ है कि मैं जब भी भजन में बैठती हूँ मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं ईश्वर से वो जुड़ाव, वो कनेक्शन फील कर पाती हूँ, वो वाइब फील कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिरों में। एंड बहुत से लोग, इवन मैंने कुछ लोगों को कुंडली दिखाई, मैं कुंडली पे, ग्रहों पे बहुत भरोसा करती हूँ, अब तो मैं सीख भी रही हूँ। तो मैंने जब दिखाया तो मुझे पिछले 4-5 सालों से अलग अलग लोगों ने यही बोला कि तुम पिछली कुछ लाइफ में साध्वी थी जो पहाड़ों पे अपनी साधना कर रही थी, क्योंकि वो साधना कंप्लीट नहीं हुई है और जब तक कंप्लीट नहीं होगी तुम इसी तरह पहाड़ों पे ही घूमती रहोगी। मैंने कहा यार ये तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरे को अब मोक्ष चाहिए, मेरा हो गया। तो मुझे मेडिटेशन करना, मुझे घाट पे रहना, अभी जैसे मैं ऋषिकेश रह रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मंदिर में आती जाती हूँ, मैं भजन कीर्तन करती हूँ, मैं आरती अटेंड करती हूँ, मैं घाट पे घंटों अकेले बैठी रहती हूँ, मैं अपने घर में अकेली बैठी रहती हूँ। मुझे किसी से बात करना, किसी से मिलना, मेरा वो खत्म हो गया, क्योंकि लाइफ में मैंने इतनी पार्टीज देख ली है, इतना अपने प्रोफेशन की वजह से हजारों लाखों लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, इतनी बातें हो चुकी है, तो मुझे लगता है अब मुझे पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। बॉलीवुड सॉन्ग से भजनों तक का सफर ऐसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर किसी को फेम मिलना है ना, अगर आप अपनी डेस्टिनी में फेम लिखवा कर ही लाए हो तो वो आपको ऐसे भी मिलेगा, कैसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिलेगा। आज बड़े बड़े आप साधु संतों को देखो, आज उनको भी फेम मिल रहा है, बिल्कुल, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग है। वो जो बॉलीवुड है, वो जो ग्लैमर लाइफ है, वो एक बिल्कुल अलग लाइफ है, बिल्कुल अलग लाइफ है। ठीक है, वहां पे आपको पैसा बहुत मिलेगा, आपको फेम बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नाइट पार्टीज करनी ही पड़ेगी। जो इंसान नाइट पार्टी नहीं करता उसको कोई नहीं पूछता है, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो तो आपको कोई नहीं पूछता है। तो हम जैसे लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आपको वहां पे आप आ जाओ जहां, जिसके लिए शायद आप बने हो। तो मेरी अभी जो लाइफ चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। आई होप कि इसी तरीके से चलती रहे, जो आप कर रही हैं उसमें आप और ग्रो करें और आपको उसमें सपोर्ट मिले लोगों का, और जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है एक हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए, वो इसी तरीके से आप आगे करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए, और हम आपके साथ हैं। और मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स हमारे जितने भी हमें देख रहे हैं वो आपकी इस जर्नी में आपके साथ जुड़ेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि हमने बात की है कि अगर हर फैमिली, छोटी से बड़ी हर फैमिली अपने बच्चे को एक नॉर्मल बेसिक एजुकेशन देना चालू कर देना अबाउट लाइक कि आपका धर्म, आपका इतिहास, छोटी छोटी चीजें जो हम बच्चों को कहानियों में सुना देते हैं। हम, क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है तब वो बातें उसके ना दिलो दिमाग में इजीली बैठ जाती है, उसे याद रहता है। हम जितने बड़े होते जाते हैं ना उतना इतना ज्यादा हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता, और आधी चीजें हम याद रखना भी नहीं चाहते। देख के भी सीखते हैं वो लोग। जैसे अगर आप एज ए पेरेंट आप मंदिर जा रहे हो, बच्चों को लेके जा रहे हो, तो बच्चे उस चीज से सीखते हैं कि हाँ पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं, दादू जा रहे हैं, दादी जा रही है, तो वो सीखते हैं कि हमें भी रोज जाना है। एक रूटीन है कि सुबह उठ के ऐसे करना है, हमें ब्रश करना है, शावर लेना है, वो भी एक रूटीन है कि मंदिर जाना ही जाना है। भले हम सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो एक वो डेवलप करना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी होगा, जो कि आई थिंक कुछ मिस हो रहा है बच्चों में आजकल। पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे चल के, बुढ़ापे में चल के आपको वृद्धाश्रम का मुंह ना देखना पड़े, तो इट्स बेटर कि अपने बच्चों को बचपन से ही सारी चीजें सिखाते चलो, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीखे, और आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो वो दुनिया में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है जो आई थिंक इस वीडियो से बहुत इजीली जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे आप ट्रैवल बहुत करते हो, तो कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहते हो तो जा नहीं पाए हो, और जो ये
भोलेनाथ जी के मंदिर हैं, कितने मंदिर में आप विजिट कर चुके हो, कहाँ कहाँ गए हो? मैं अभी तक 10 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ 12 में से। ओके। और मुझे लगता है कि जितने भी मंदिरों में मैं आज तक गई हूँ, जितने भी मंदिरों में, मैं शिव मंदिर बहुत जाती हूँ और जितने भी मंदिरों में गई हूँ, मेरा जो केदार बाबा के साथ रिश्ता बना है ना, जो मैंने बॉन्ड, जो कनेक्शन, जो रिलेशन उनके साथ महसूस किया है, वो मुझे इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट कुछ तो है वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे कई बार गया हूँ और मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इस बात से कि जब मैं खुद वहाँ जाता हूँ तो वहाँ की एक वाइब, एक ऐसी वाइब है जो कि आपको शायद दुनिया से अलग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद फील किया है कि मैं अपनी बिजी लाइफ से और अपने जितना भी मेरा स्केड्यूल होता है, मैं वहाँ जब पहुँचता हूँ तो सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है उस धाम पे पहुँच, उस जगह पे मतलब आप ये देखिए कि केदारनाथ में अगर एक दिन में 10,000 लोग जा रहे हैं ना, मुश्किल से ज्यादा से 10,000 में से 100 लोग होंगे जो वहाँ की वाइब, वहाँ का एनर्जी फील कर पाते होंगे। हर कोई नहीं कर सकता। अभी तो मोस्टली जा रहे हैं, वो बस दर्शन हुए तो हुए, नहीं हुए तो फोटो खिंचवा के वीडियो बना के वापस आ जाते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें वहाँ की एनर्जी फील होती है। मैं जाती हूँ, मैं रात में भी वहाँ बाहर बैठती हूँ, मंदिर के बाहर जाती हूँ, दिन में भी बाहर बैठती हूँ। और मैं कभी भी अभी तक, मतलब इस बार ज़रूर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 10 बार दर्शन करने में कि मुझे सेम डे वापस आना पड़ा है, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा 1.5 महीने से ख़राब चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था जाने के लिए। ओके। बट मेरे को ये था कि अगर अभी नहीं गई तो दिवाली पे तो मुझे इस बार घर जाना है, तो फिर मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी और ये तो चलेगा नहीं मुझे। तो मैं जिद करके गई, दर्शन किए और तुरंत मैं वापस आ गई थी। लकीली कि मैंने एक दिन पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको कॉल किया हेलीकॉप्टर के टिकट्स के लिए, तो मुझे ईजिली सब मिल गया था। तो मैं वापस आई, नीचे आई और फिर उसी वक्त मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गई। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत मुझे बद्रीनाथ जी से सच में इस बार ये फील हुआ कि जैसे वो खुद मुझे बुला रहे थे कि आओ। ऐसे मैं गई हूँ ना, मंदिर के बाहर सीढ़ियों से लेके और मंदिर गर्भगृह तक 5 मिनट में मैं दर्शन करके बहुत अच्छे से बाहर आ गई थी। अच्छा। मतलब इतने लोगों की भीड़ लगी है, सब लगी है और मेरे लिए सारे रास्ते ऐसे क्लियर हो रहे, मैं कह रही हूँ ईश्वर ये क्या है। तो इतने अच्छे से दर्शन हुए। तो कुछ एनर्जी रहती है, हर जगह पे रहती है, बस आपको वो फील करना और आपको वो अडेप्ट करना आना चाहिए। आप किस मेंटालिटी से जा रहे हो, आप किस सोच के साथ जा रहे हो, वो बहुत मायने रखती है। अगर आप एज अ ट्रिप जाओगे, एज अ वैकेशन जाओगे तो शायद वो आपको फील ना हो, लेकिन कुछ बात तो है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फील किया है। वहाँ पे जाके जो वाइब्स होती हैं, आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो। और अगर आप वहाँ कुछ दिन रहो तो आई थिंक बहुत लोग चेंज हो जाएंगे, बहुत लोगों के आंखें खुल जाएंगी, बहुत लोगों को ये फील होगा कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। आपको पता है मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ का। मतलब आप हंसोगे ये बात सुन के कि मॉनसून का जो टाइम होता ना जी, जब 1-1.5 महीने चीजें बहुत टफ रहती हैं जाना, और इस बार तो कितना मतलब रास्ते टूट गए, सब चीजें हो गई, बादल फट गए। मैं उस टाइम पे वहां पे जाना चाहती हूँ। मैं 1-1.5 महीने सिर्फ वहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल रश नहीं होता है, अच्छे से दर्शन होगी, पूरे टाइम पूजा होगी, मैं बस वहीं पड़ी रहना चाहती हूँ। लेकिन इस बार मेरे जाने का 100% था। गाड़ी वाले ने भी हाँ बोल दिया था, लास्ट ईयर तो गाड़ी वाले ने मना किया था। इस बार गाड़ी वाले ने हाँ किया, सब डन हो गया। पता चला बादल फट गए, रास्ते टूट गए, आर्मी ने सब बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, हाँ, ट्रैफिक उसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, राइट। तो बारिशों में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन अगर उस समय आप वहाँ पहुँच जाओ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल ऐसा सुकून होता है कि आप दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा ही नहीं। हाँ, बस वही चाहिए। तो अगली बार शायद भोले बाबा आपको बुला लें, होपफुली बुला लेंगे। तो मैं बता रही हूँ कि मैं ये मानूंगी ना कि मैं उनकी बहुत बहुत क्लोज वाली बेटी हूँ, जिसको वो अपने पास रखना चाहते हैं कि बस तुम यहीं रहो बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही एक जगह है जहाँ मैं बार बार हर बार जाना चाहती हूँ। बाकी ऐसी किसी जगह का मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं यहाँ चली जाऊँ। मुझे पता है कि वक्त के साथ इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, बट वो एक जगह ऐसी है जो आपके चाहने से नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। उसका इंतजार करना पड़ता है कि अब बाबा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। आपने बाइक में भी बहुत ट्रैवल किया है। हाँ जी। आप बाइक चलाते भी हो? नहीं चलाते।
आपको अब तो खैर मैंने बैठना भी बंद कर दिया क्योंकि बहुत रिस्की होता है। बहुत risky होता है। लेकिन आप ट्रैवल बहुत किया, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आप बाइक में ट्रैवल करते हो, हाँ काफी जी। दूर दूर तक जाते हो। मैं गई थी, आई थिंक मेरा जो लॉन्गेस्ट रहा है बाइक से वो रहा है मणि महेश का। Okay. मणि महेश कैलाश पर्वत, जी, जी, पंच जी। कैलाशों में एक, तो वो मेरा रहा था। और मैं बता रही हूँ मेरी कमर टूट गई थी। कमर टूट गई थी। मैं आधे रास्ते में मेरा ये था, मैंने अपने फ्रेंड को बोला तुम जाओ बाइक से, मैं बस पकड़ के आ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बाइक से नहीं बैठ सकती। तो फिर जैसे तैसे मैं पहुंची, मैं बहुत मुश्किल से उससे वापस आई थी। मैंने कहा लोग ट्रैवल कैसे करते हैं बाइक से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वो रिस्की है, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जिस चीज का इंटरेस्ट होता है, Interest अगर होता है। आपको बाइक चलाना बिल्कुल। पसंद है तो आपके लिए आपको उससे बेटर, उससे बेस्ट कुछ लगेगा ही लगेगा ही नहीं। नहीं, लेकिन जो पीछे बैठता है उसकी हालत खराब होती है। उसकी हालत ज़्यादा खराब होती है। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे मेरे फादर हैं, मैं मतलब मुझसे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम किसी गुरु को फॉलो कर लो, किसी गुरु से दीक्षा ले लो। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ मेरे लिए गुरु आप हैं, मम्मी हैं, तो मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपके पास आता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ, तो मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर मुझे गुरु की ज़रूरत क्यों है? तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हो कि मतलब वो मतलब क्या करना चाहिए उसमें? देखिए ये बात आपकी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पहले गुरु होते बिल्कुल। हैं, है ना। हमें बचपन से खाना खाने से लेके चलने से लेके हर चीज़ पेरेंट्स सिखाते हैं। तो नो डाउट आज भी मुझे कुछ भी बात होती है मैं सबसे पहले फ़ोन अपने पापा को करती हूँ। सबसे पहले हम फोन ही उन्हें करते हैं। हाँ, बट एक आपका आध्यात्मिक गुरु होना ज़रूरी है। ओके। एक गुरु मंत्र मिलना ज़रूरी है। कहता है कि जब तक इंसान को गुरु मंत्र नहीं मिलता ना, तब तक उसकी ज़िंदगी मतलब नैया पार नहीं होती, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। और ये सच भी है। और एक आध्यात्मिक गुरु होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात, कोई भी चीज़ उनसे शेयर करते हो, आप उनसे सॉल्यूशन चाहते हो, वो आपको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना उनको समझ है, उन्होंने दुनिया देखी, उस हिसाब से वो बता देंगे बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, राइट। एक आध्यात्मिक गुरु जो एक सिद्ध पुरुष है, उसका सिद्ध पुरुष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसपे ऊपर वाले की कृपा हो, जिसने अपनी साधना से ऊपर वाले की कृपा प्राप्त कर रखी हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे ही हर किसी को गुरु नहीं बना सकते हो। फिर उस गुरु से आप जब बात करोगे ना कि मुझे ये समस्या आ रही है, तब वो आपको जो रास्ता बताएगा, उस रास्ते का काट किसी के पास नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, भगवान ने जो हमारी तकदीर में लिखा है ना, वो भगवान भी कभी नहीं काटते, क्योंकि उन्होंने तो लिख दिया। अब जो लिखा है वो तो होना तय है, लेकिन एकमात्र हमारा गुरु वो होता है जो भगवान के लिखे तक को बदल देता है। आपके नसीब में जो नहीं है ना, वो आपका गुरु चाहे तो आपको दे सकता है। सिर्फ गुरु के पास वो ताकत होती है। और गुरु आपके ऊपर आने वाली मुसीबत से पहले गुरु आपको चेता देगा, वार्निंग दे देगा कि भाई यहाँ पे जाओगे ये नुकसान हो जाएगा। इस आदमी से बात मत करो, इस आदमी के मन में ये चल रहा है। ये माता पिता नहीं बता पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस ईश्वर से बहुत ज्यादा कनेक्शन, बॉन्ड फील करते हो, सब चीजें ना, तो एक आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट 6 साल अपने गुरु की तलाश की है। एंड ऑलमोस्ट पिछले साल की बात है, पिछले साल मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिली मुंबई में। क्योंकि मैं लास्ट बहुत ज़्यादा परेशान थी फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, मैं उनसे मिली। मैंने उनके जो गुरु हैं वो समाधि ले चुके हैं, बट स्टिल वो आंख बंद करके गुरुजी से बात करके और फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे गुरु मिलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इस बार फिर गई मार्च में। मैंने कहा मुझे मेरे गुरु नहीं मिले, आपको तो मिल गए थे, मुझे कब मिलेंगे। मैं उनसे लड़ने लगी कि मुझे गुरुजी नहीं मिल रहे हैं। और तो कहते हैं तुम रुको, एक मंत्र दे रहा हूँ और तुम इस मंत्र का चैंटिंग करो, अगले 3 महीने में तुम्हें गुरुजी मिलेंगे और तुम मेरे पास लौट के कभी नहीं आओगे। अच्छा। एंड सीरियसली वो भी बहुत सिद्ध पुरुष है। उन्होंने 3 महीने का मुझे बोला। 2 महीने बाद मैं एक वेडिंग अटेंड करने गई, जहाँ पे मुझे एक मेरे मामा जी मिले, जो मेरी मम्मी के कज़न हैं।
जिनसे मैं कभी मिली नहीं, तो उनसे मैं मिली, नॉर्मल हाय हेलो हुई, फिर मैं उनसे मिलके वापस आई। फिर मुझे कहीं से पता चला था, अगर आपने नाम सुना हो, हरिद्वार में उनका आश्रम है, स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, बिल्कुल नाम सुना है। तो मुझे उनसे मिलना था। पता नहीं, एक होता ना दिल में आता है कि मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। तो मेरे मामा जी से मेरी बात स्टार्ट हुई, एंड देन मुझे सडनली पता चल रहा है कि मेरे मामा जी पे माँ विंध्यवासिनी की कृपा है, और जो मैं उनसे पूछ रही हूँ वो मुझे बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पास्ट लाइफ का भी उन्होंने मुझे बता दिया। मैं कह रही हूँ ये तो घर में ही थे, ये तो मुझे मिले ही नहीं, ये कैसे? लेकिन वो होता है कि जब आपको जो चीज़ मिलनी होती है वो तब मिलती है। तो मामा जी मिले। फिर उस वक्त मैं बहुत ट्राई कर रही थी स्वामी जी के यहाँ से, गुरु जी के यहाँ से कहीं से कोई कनेक्शन बैठे, तो उनके पीए का रिप्लाई आया। फिर मुझे आश्रम बुलाया गया, मैं आश्रम गई, गुरु जी से मिली, एंड लिटरली मैं रोने लगी थी कि मैंने उनसे बोला मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो अभी मतलब गुरु पूर्णिमा पे मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली, एंड वो बहुत सिद्ध पुरुष है। और सेम मेरे मामा जी का है कि वो खुद को लाइक सामने कभी नहीं रखते, वो किसी को नहीं बोलते मेरे बारे में, किसी को भी कुछ भी बताओ। अच्छा। एंड वो किसी से कुछ नहीं लेते हैं, वो बस आपकी जो दिक्कत है ना, आधी दिक्कत तो आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी फोटो देख के वो वैसे ही बता देंगे। अच्छा। आप अपना नाम बता दो, फोटो दे दो, वो सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। फिर अगर आपने अपनी कुंडली डिटेल्स दे दी, फिर तो वो आपका पीछे का आगे का सब बता देंगे। अच्छा, तो मामा जी का नंबर दीजिए। तो अभी मतलब मैं तब से इतना रिलैक्स फील हुई हूँ ना लाइफ में। मेरी लाइफ की जितने डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स थे, सब चीजें थी, आई थिंक मैं गुरुजी से मिलने के बाद, मामा जी से मिलने के बाद, अभी मैं लाइफ में इतनी सॉर्टेड हो गई हूँ ना कि मेरे को लगता है अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एक पिता तो होते ही है गुरु। अब जैसे मेरे एक पिता भोपाल में है, एक पिता महादेव हैं, वो तो है ही, लेकिन महादेव ने ही मुझे मेरे गुरु से मिलवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बिना गुरु के परेशान हो रही हूँ, और गुरु ही है जो आंख बंद करके मुझे ये बताएगा कि बेटा इस रास्ते पे मत चलो, यहाँ पे ये तुम्हारे लिए लिखा नहीं है। और गुरु ही है जो ये बताएगा कि इस रास्ते पे चलो, यहाँ से पहुंच के तुम वहां पहुंचोगी जहाँ पहुंचने के लिए तुम बनी हो। तो इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आपने मेरा तो बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज कर दिया कि जो मैं मानता था, जो पापा कहते थे, बिल्कुल सच कहते थे। और बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को भी ऐसे गुरु मिलें कि जिनको मैं अपना आध्यात्मिक गुरु बना सकूं और उनसे दीक्षा ले सकूं। और बहुत कुछ सही कहा आपने कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स एक लिमिटेशन से ही हमें बता पाएंगे, या एक लिमिटेड ज्ञान से ही बता पाएंगे हमें। लेकिन जो गुरु हैं, जिनको हम सिद्ध गुरु कहते हैं, उनके पास दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर का उनको ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अचीव करी है। हाँ जी। तो वो जो चीज़, वो जो मार्गदर्शन देंगे, शायद वो उतने बेहतर मार्गदर्शन हमारे पेरेंट्स ना दे पाए। उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होगा, साफ होगा कि हमारा भविष्य सही रहे। पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि खुश रहें, अच्छे से रहें। हाँ। लेकिन जो एक दीक्षा है, जो एक वे है वहां तक पहुंचने का, वो शायद एक आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये चीज़ मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए। और आई थिंक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि अगर आपके अभी तक कोई गुरु नहीं है तो आप कोई गुरु बनाइए और उनसे दीक्षा लीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा लाइफ में। अगर आप कहीं भटक रहे हो, और जो डिप्रेशन वाली बीमारी है, इससे अगर आप जूझ रहे हो तो उससे भी दूर हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो कोई मैसेज आप देना चाहोगे उन लड़कियों को, उन गर्ल्स को, या जो यंग गर्ल्स आजकल मतलब अकेले भी रह रही हैं बहुत सारी आजकल? तो अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, आप छोटे शहर से आ रहे हो, तो कई जगह आप अकेले भी रहते हो, कहीं आपके फ्रेंड्स ही बंद हैं, कोई ऐसा मैसेज कि वो इस तरीके से अपने आप को एक सिक्योर करके रखें? क्योंकि मैं भाई, जहाँ भी लोग रहते हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं आज की डेट में, आजकल वर्क फ्रॉम अलग अलग जगह से काम के लिए जा रही हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज ऐसा कुछ आप देना चाहें? या मैं सबसे पहले तो लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आप ना डरना बंद कर दो, क्योंकि आप जब सामने वाले को ये फील करवाते हो ना कि आप सहमे हुए इंसान हो, आप डरे हुए इंसान हो, तो सामने वाला आप पे और हावी होता है। कोई भी हो वो, मैं किसी भी धर्म की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो वो हावी
आप पर होता ही है। तो पहली चीज, आप अपने व्यूज रखना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी है, चाहे किसी का टच हो, किसी की कोई बात हो, कुछ भी, आपको किसी के देखने का नजरिया भी अगर पसंद नहीं आया ना, आप तुरंत बोलो कि मुझे इस तरह से देखने की कोशिश मत करो या देखो मत, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना चालू करोगे ना, मैं कह रही हूँ किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको कुछ कर जाएगा। आज मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ देखो मेरे पास तो आसपास मैं पहले ही देख लेती हूँ क्या कुछ है मारने के लिए, मैं तो पहले ही देख लेती हूँ। मैं बिल्कुल सोचती नहीं इस मामले में, पुलिस आएगी ना मैं निपट लूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। आप अगर गलत नहीं हो ना, तो फिर जो गलत है उसको भुगतने पे मजबूर करो। आज हमारी सोसाइटी में इंडियन पेरेंट्स ने क्या, एक लड़कियों को दबा देते ना कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए ना, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा किसी को बताना मत, बदनामी होगी। आपकी क्यों बदनामी होगी, लड़की की क्यों बदनामी होगी? गलत लड़की ने किया, नहीं किया, तो आप उसको क्यों डरा रहे हो? पहली चीज, पेरेंट्स उसे डराना बंद करें। ये बोले कि अगर कुछ हुआ है ना, तो जितनी आवाज है ना उससे 10 गुना ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाना सीखो। अपने हक में पहले खुद आवाज उठाओ। आज मैं अपने लिए खुद आवाज उठाऊंगी ना, मेरे लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैं खुद रो के और डर के कहीं छुप जाऊंगी ना, मेरे लिए कोई आगे नहीं आएगा। जब मैं खुद की ही नहीं हूं तो कोई और मेरा कैसे होगा? तो अपने लिए आवाज उठाना, गलत के अगेंस्ट आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स हमेशा एक लड़की का साथ दें, क्योंकि नो डाउट घर से बाहर जब काम करते हैं तो झेलते लड़के भी हैं, है ना, लेकिन कुछ मामलों में लड़कियां ज्यादा झेलती हैं। वहां पे उनको जरूरत होती है कि पेरेंट्स साथ दें, भाई साथ दें। लकीली कि मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ। मेरे पापा, मेरा भाई, आज भी कभी उसका फोन आता है, कल ही आया, तो उसका यही रहता है कि तू डर मत, तू जो कर रही है ना बढ़िया कर रही है, मैं खड़ा हूँ ना, मैं निपट लूंगा सबसे। तो ये एक लड़की के लिए ये जो शब्द है ना, ये बहुत मैटर करते हैं। और ये सुनने को एक लड़की के कान तरस भी जाते हैं कि काश हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी होती। तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डरना बंद करो। आपको जहां जाना है ना, आप बुलंदी के साथ जाओ, और कोई कुछ करे तो उसका जवाब देना सीखो। किसी और से कभी पहले मदद की उम्मीद मत रखो। अपनी पहली मदद आप खुद करो। बिल्कुल। फिर आपके लिए सब आ जाएंगे, आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी होगी। आप पहले खुद के लिए उठना तो सीखो। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली का साथ होना एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। अगर फैमिली साथ है तो आई थिंक 50% 60% लड़ाई आप वैसे ही जीत लोगे। बिल्कुल। और बाकी का 50% आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर विश्वास और खुद के ऊपर, भाई आप गलत नहीं हो, आपको ये चीज पता है, उसके बाद अगर आप चीज को ऑफेंड नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। बिल्कुल। और आई थिंक चेंज आ रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद शायद थोड़ा और चेंज आएगा। थोड़ी सी गर्ल्स मोटिवेट होंगी इस चीज को लेकर। लड़कियां अभी पता है, लड़कियां क्या है कि बोल्ड हो रही हैं, लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं, लेकिन वो गलत तरीके से हो रही हैं। उनको लगता है कि मॉडर्न होने का मतलब ये होता है, बोल्ड होने का मतलब ये होता है कि हम अपना क्लीवेज दिखाएं, हम अपने पैर दिखाएं, अपनी बॉडी दिखाएं। नहीं होता ये मतलब। आप उसको गलत सेंस में लेके जा रहे हो। और फिर अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ आपको टच कर दिया, तो आपको वो भी बुरा लग गया। तो मैं ये नहीं कहती कि कपड़े पहनना कुछ भी गलत है, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, है ना, ताकि आप कल को कोई आपसे पूछे ना कि आप तो गलत नहीं थे, तो आप सर उठा के बोल सको कि मैं गलत नहीं थी, मैंने किसी को मौका नहीं दिया, मैंने किसी को कोई कहते हैं ना कि वो प्रोवोक नहीं किया। हाँ, प्रोवोक नहीं किया। तो वो चीज होना जरूरी है। और लड़कियां अगर अपनी जगह सही है ना, तो कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। ये अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं सही थी और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हो ही नहीं सकता यार। हाँ, वो कुछ केसेस होते हैं, जैसे निर्भया वाला हुआ, डॉक्टर मोमिता वाला हुआ, ये कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं। लेकिन आज मैं 15-16 साल से घर से बाहर ही ट्रैवल कर रही हूँ। आज मैं इतने सालों से घर से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ। नो डाउट कि मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में जहाँ मैंने फेस किया है, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी तो खैर बोल देती हूँ, पहले मैं मारती थी और मैं बहुत गंदा मारती थी। मैं लड़कों को दौड़ा के मारती थी। मैंने लड़कों को क्रिकेट बैट से, हॉकी स्टिक से, बेल्ट से, पत्थरों से, सबसे मारा है। तो मेरा एक वो खौफ भोपाल में अलग ही बना हुआ है कि भाई ये पागल है। तो इसलिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए बोल्ड होना पड़ेगा, तभी ये दुनिया आपके लिए खड़ी होगी। आजकल पेरेंट्स एजुकेटेड हो रहे हैं, कह रहे, बताते हैं बच्चों को कि भाई अगर
छोटी लड़कियां हैं तो उनको बताते हैं व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच। तो आज इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता, लेकिन एक होता ना कि कुछ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ अब लड़कियों को थोड़ा सा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स साथ में हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमसे बात कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से वो सारी बातें कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। अभी तो क्या है ना कि 50% 60% आई थिंक ऐसा होता है कि लड़कियां बताती नहीं पेरेंट्स को कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है, जब तक एक्सट्रीम लेवल तक पहले सोचते हैं हम खुद उसको हैंडल करते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचते हैं उसके बाद ट्राई करते हैं चलो हम पेरेंट्स को बताते हैं। आजकल अगर वो पेरेंट्स का और बच्चों का कम्युनिकेशन इतना ईजी हो गया है कि आप इजीली अगर अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए चीज़ों को। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच ना कम्युनिकेशन होना चाहिए इन चीज़ों को लेके। दूसरी चीज़ कि आजकल ना एक आपने बहुत ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों को सिंगर बनाना चाहते हैं, डांसर बनाना चाहते हैं, रैम वॉक पे मॉडलिंग करवाना चाहते हैं, या सोशल मीडिया पे उनके बहुत क्यूट वीडियोस डाल के उन्हें वायरल करना चाहते हैं, बिल्कुल है ना। एक सोनाक्षी सिन्हा की मूवी आई थी मुझे आई थिंक अकीरा, राइट। उसके पापा ने उसको बचपन से ही ना मार्शल आर्ट सिखाया था, और उसकी वजह से उसने खुद को भी दूसरों को भी प्रोटेक्ट किया था। तो ये ना आपको बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत है कि किस एज में क्या जरूरी है। आप बड़े होके जिस तरह आप अपने बच्चे को देखना चाहते हो ना, उस वैसा बनाने की शुरुआत आपको बचपन से करनी पड़ेगी। आपको अगर बड़े होके भी उसका वही डांस आपको देखना है, वही सोशल मीडिया पे वही सब बकवास आपको देखना है, तो आप वैसा बनाओ बचपन से। और बड़े होके आप चाहते हो कि वो एक बोल्ड, एक बहुत वैसी लड़की बने जो खुद को भी बचा सके, दूसरों को भी बचा सके, तो आपको उसकी नींव भी बचपन से डालनी होगी। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आजकल मैं कितने पेरेंट्स को देखती हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, जस्ट फेम के लिए वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे कुछ भी कंटेंट के नाम पे कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को फ्लर्ट करना सिखा रहे हैं, बच्चों को लड़की छेड़ना सिखा रहे हैं, जस्ट वीडियो के नाम पे, कंटेंट के नाम पे, कि उससे उनको पैसा मिल रहा है, उससे उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सब चीजें। बट क्या ये चीज आप उनके बड़े होने पे आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं कर पाओगे। ये वैसी बात हुई ना कि आज बच्चा छोटा है 4 साल का, तो पापा बोल रहे बेटा थप्पड़ मारो तो बड़ा क्यूट लग रहा है। वही बच्चा बड़े होके एक जड़ देगा तो पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस वही चीज होती है कि जो चीज आपको चाहिए कि आपका बच्चा बड़े होके ऐसा करे, उसकी नींव आप बचपन से डालिए। बिल्कुल राइट। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, और इस वीडियो से जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, जो लोग देखेंगे आई थिंक उनको एक मैसेज ज़रूर मिलेगा कि किस तरीके से अपने बच्चों को हम सीख दें। क्योंकि अगर सीख हम स्टार्टिंग से नहीं देंगे, नींव से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आई थिंक बाद में जाने के बाद अगर हम उनको ब्लेम कर रहे हैं तो शायद कुछ हद तक पेरेंट्स का भी उसमें पूरी हद तक पूरा ही उनका रोल है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आप जैसा चाहते हो वैसे बने, तो उसकी नींव आपको बचपन से ही रखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच, और जिस बेपाक तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और अपने व्यूज़ रखे, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरीके से आप सारी चीज़ें बोल्डली बोल रही हैं, आई थिंक लड़कियां जो ये वीडियोस देखेंगी उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा इस चीज़ को देख के कि अपना स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है। और यही इस वीडियो का मोटिव था कि हम किस तरीके से अगर कुछ गलत आपके आसपास हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो उसका स्टैंड लो। छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद ही अपना स्टैंड नहीं लोगे तो बाकी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल सही है। सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, अपने व्यूज़ रखने के लिए और लोगों तक अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने थॉट्स पहुंचाने के लिए।